देखिए लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। SN1 का पूरा नाम क्या था? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें सब चीज़ें सीख ली थी। अब मैं इनके पीछे कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखवाऊंगा जिससे हमें मालूम चले ये कहाँ कहाँ डिफर करते हैं, कैसे अलग हैं। तो बताए SN1 की सबसे पहली खास बात क्या है? इसकी मोलिकुलरिटी, हाँ, और इसकी मोलिकुलरिटी 2 होगी। इसका मतलब हम लिखेंगे इसकी मोलिकुलरिटी 1 होती है और इसकी मोलिकुलरिटी 2 होती है। डिफरेंस वाइज तो इतना बहुत है, लेकिन मान लें हमसे कोई पूछा कि इसकी मोलिकुलरिटी क्यों 1 होती है, तो क्या बताएंगे? क्या सर? SN1 रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 1 होती है, हाँ, क्यों होती है? क्योंकि मतलब पहले स्टेप में मतलब एक ही मॉलिक्यूल रहता है और बस SN2 एकदम सही में। है। SN2 में दो मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं, एक तो हमारा कंपाउंड जिस पर अटैक करा रहे हैं हम, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2। तो यहाँ पर हो जाएगा इट कम्प्लीट्स इन 2 स्टेप्स। ये जो मैं पेज बनाऊंगा ना, आप समझ लोगे और आप खुद से कंप्लीट करोगे। ये आपके PDF में है नहीं, लेकिन इसे सवाल बन सकते हैं थ्योरेटिकल। पता है SN2 कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? बहुत अच्छे। अगली चीज़, SN1 रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन पर कि स्टेरिक हिंड्रेंस पर? कार्बोकैटायन। सो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी? हाँ, इसके लिए हमने पढ़ा था रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्टेरिक हिंड्रेंस। भीड़ भाड़ जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतने ही कम होगा। अगली चीज़, थोड़ा सा हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसमें ऑर्डर भी लिख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री, 1 डिग्री? इसमें 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। नहीं है समझ में? हाँ गया। ठीक है, इधर उल्टा होता था, यस सर। 1 डिग्री तब 2 नेचुरल डिग्री फिर 1.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कम। ठीक है, अगला ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके प्रोडक्ट से। अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता वो क्या था? इन्वर्जन था, रिटेंशन था, कि रेशमाइजेशन था, मतलब रेशमिक मिक्सचर था? SN1 में रेशमिक मिक्सचर था। हाँ, कैसे मालूम और चला? इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहा हाँ, क्यों दोनों हो था रहे आगे थे? पीछे। क्योंकि हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स थे सब प्लेन के अंदर थे, प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर दोनों जो अटैक की पोजीशन थे खाली थी, तो अटैक कहीं से हो सकता था। यस। आप बताएं SN2 के बारे में। इसमें इन्वर्जन था। हाँ, इसमें हमेशा क्या होगा? इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन। देख ले एक बार, सारी चीज़ क्लियर है? कल हमने जितनी भी बातें पढ़ी उसमें याद रखने वाली बातें बस हमें इतनी है, इतनी बातें हमें अच्छे से याद रहनी चाहिए SN1 और SN2 के बारे में। अब एक छोटा सा डाउट रह जाता है, हमें कब मालूम चलेगा कौन सा SN1 कराना है और कौन सा SN2? सिंपल तरीका है, आपको देखना है किस में भीड़ भाड़ ज़्यादा है, किस में कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है तो आप आराम से SN1 लेके जाएंगे, और लग रहा है कि नहीं भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो SN1 ही लेके जाना पड़ेगा। भीड़ भाड़ कम है, कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, तो SN2 चले जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा आगे का हिस्सा। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री का ना हमारे जो कंपाउंड्स हैं उसमें एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब हम इसको बात करते हैं ऐसा, अगर हम मिरर के सामने रख दें तो जो इमेज बनेगा उसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। ठीक है, अब कई बार मिरर इमेज वही बनता है जो कंपाउंड का था, मतलब कि मिरर इमेज को कंपाउंड के ऊपर रख दें तो कम्प्लीटली ओवरलैप हो जाता, कुछ भी छपा ऊपर नहीं रहता, सब ढक जाता है। कई बार ऐसा भी होगा जो मिरर इमेज है वो पहले वाले इमेज ओरिजिनल वाले इमेज पर कम्प्लीटली शूट करके बैठता नहीं है। अब इसका अच्छा एग्जांपल आप ऐसे मान लो कि अगर आपका हाथ आप मिरर के सामने रखो, ठीक है, मान लो ऐसा ऐसा, तो इसका मिरर इमेज कैसा बन के आता है? हम लोग राइट लेफ्ट हो जा रहा है, लेफ्ट राइट। हाँ, ये वाला हिस्सा कुछ इधर आता है, ऐसा कुछ बन के आता है क्या? ये सर। अब मैं एक पल के लिए मान लें इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, क्या ये कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को? नो सर। तो जो मिरर इमेज और रियल इमेज है ये सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है? सुपर इम्पोजिबल मतलब ओवरलैप? हाँ, कंप्लीट ओवरलैप हो जाए। नहीं है अभी तो। नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स को आगे चल के हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? मतलब जो ओवरलैप नहीं होंगे हाँ। ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो ऑप्टिक का मतलब समझ में आ रहा है, लाइट। मिरर के सामने जो इमेज बनी है और जो रियल इमेज है वो एक दूसरे से अलग है, और जब हम बनाते और सेम ही सेम आता। इसका बढ़िया एग्जांपल क्या था, मान लो मेरे पास एक बॉक्स है ऐसा, इसको मैं मिरर के सामने रखूंगा तो क्या जो मिरर इमेज होगा ऐसा ही बनेगा? इसी शेप में बनेगा। सिर्फ यही है, लेफ्ट राइट के इसमें चक्कर नहीं है। अब मैं अगर इसको उठा के इसके ऊपर ओवरलैप कराऊं तो हो जाएगा, नहीं होगा? होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। बात समझ में आ गई? जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इनको हम बोलते हैं आगे चल के इनएंशियोमर्स। क्या बोलेंगे? इनएंशियोमर्स। और जो इनएक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर हमें SN1 और SN2 रिएक्शन को थोड़ा और डिटेल में जानना है, ये पता करना है कि कहीं रेसमाइजेशन हो रहा है, कहीं पे सिर्फ इन्वर्जन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो उसके लिए स्टीरियो केमिस्ट्री को हमें सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है। बोलो, समझ में आ गई इतनी बातें? यस सर। स्टीरियो केमिस्ट्री हमें साफ साफ बताएगा कि रिएक्शन SN1 या SN2 जा रही है तो उसके पीछे क्या वजह होगी। अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़े उससे पहले हमें कुछ नए नए टर्म्स सीखने पड़ेंगे। पहला हमारा टर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी हम इस वाले हिस्से को छोड़ते हैं। सबसे पहले हम कहाँ ध्यान देंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर। क्या मुझे नाम से समझ में आ रहा है कुछ लाइट वाइट का चक्कर है? यस सर। इसको बहुत आराम से समझिएगा, अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है, तो थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल है, परेशान करता है आपको। आपके सामने बल्ब लगा हुआ है, आपके रूम में बल्ब है कि वो ट्यूबलाइट है? बल्ब। बल्ब है। आप एक बार ध्यान से नोटिस करना, अगर बल्ब से जो लाइट निकल रही है यस सर। वो आपके तरफ आ रही है, किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, सभी डायरेक्शन में फैल रही है? सभी डायरेक्शन में। सभी डायरेक्शन में। अगर आपने कभी लेजर देखा होगा, लैब में अगर फिजिक्स गए होंगे तो कभी न कभी आपके टीचर ने लेजर लाइट दिखाया होगा, देखा आपने कभी? यस सर। आपने नोटिस किया उससे जो लाइट निकलती है वो सभी डायरेक्शन में फैलती है कि सीधा सीधा जाती है बस? सीधा। यानी दोनों लाइट में डिफरेंस है। जो हमारे घर की लाइट है जिसको हम ऑर्डिनरी लाइट या नॉर्मल लाइट बोलेंगे, मान लो ये सोर्स है जिसे लाइट निकलनी है,
तो लाइट सीधा सीधा किसी एक डायरेक्शन में जाएगा कि चारों तरफ फैल जाएगी? चारों तरफ। ऐसा कुछ। बोलो सही बात है। ये सर। अब हम क्या होगा ना, इसको एक प्रिज्म से पास करेंगे, उसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का प्रिज्म है, इसका नाम है निकोल प्रिज्म। ये वो वाला प्रिज्म नहीं है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम व्हाइट लाइट पास करते हैं तो सातों कलर में टूट जाता है, रेनबो वाला। वो ऐसा ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब होता है ना, ऐसा वाला, यहाँ लाइट आती थी। हाँ, ये वो वाला प्रिज्म नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। इसका नाम क्या है? निकोल प्रिज्म। ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी खास बात पता है क्या है? ये जो लाइट चारों तरफ फैल रही है ना, वो किसी एक डायरेक्शन में कर देगा उसको। डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन वो एक डायरेक्शन में कर देगा। यानी कि जो लाइट है वो ऐसे जाने लगेगी, सीधा सीधा ऐसे। ये कौन सी लाइट है? नॉर्मल लाइट। ये कौन सी लाइट है? पोलराइज्ड लाइट है या नॉर्मल लाइट? लेकिन ये तो दो डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं आप? मतलब पोलराइज लाइट एक डायरेक्शन में जाएगी ना। हाँ, देखिए दो नॉर्मल डायरेक्शन लाइट की। में क्या होता है, जो लाइट आती है वो जिस डायरेक्शन से आ रही है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर कहीं जा सकती है। लेकिन जब हम उसको एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो पूरे लाइट को किसी एक डायरेक्शन में घुमा देगा, सारी लाइट को। तो ये लाइट जो है ना वो नॉर्मल है, और ये जो लाइट, ये कौन सी लाइट हो गई? अब पोलराइज लाइट। आ गया समझ में? क्या? लेकिन दो एरो हाँ पे दिखा है। बच्चा, अगर मैं प्लेन दिखाऊंगा तो प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों होंगे ना। हाँ। जरा मान लो मुझे ये वाली लाइन पे चलना है, तो हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ये जब सर। हम एक्स एक्सिस बनाते हैं तो सिर्फ ऐसा बनाते हैं कि ऐसा बनाते हैं? दोनों साइड। आगे समझ में? तो ये बता रहा है कि ऊपर और नीचे दोनों ही प्लेन में कहीं जा सकता है। अगर वाई एक्सिस की तरह आप इसको ट्रीट करो तो ये प्लस वाई है, और ये आपका कौन सा हो गया? माइनस। आगे समझ में? हाँ। ठीक है। ये जो डिवाइस है ना निकोल प्रिज्म, इसको हम पोलराइजर भी बोलते हैं। पोलराइजर क्यों बोलेंगे? क्योंकि लाइट के क्या कर रहा है? पोलराइज कर रहा है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द डिवाइस विच वी यूज टू पोलराइज द नॉर्मल लाइट इनटू अ प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजर। वो डिवाइस जिसकी हेल्प से हम एक नॉर्मल लाइट को किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में क्या करते हैं? पोलराइज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजर। नहीं। हाँ। हाँ, उसका नाम निकोल प्रिज्म है, लेकिन उस डिवाइस को कहते क्या है? पोलराइजर। अब देखिए, हमें पढ़ना है प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। तो वो लाइट जो कि आने वाले सोर्स के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। इसी का नाम है PPL। क्या हम इसको भी प्लेन पोलराइज लाइट कह सकते हैं? नो सर। नहीं कह सकते हैं ना। हम क्या कहेंगे? अ बीम ऑफ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ लाइट पासिंग इन अ सिंगल प्लेन। पासिंग इन अ सिंगल प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। या फिर अगर आपको ये टफ लगता है तो आप आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं द लाइट विच वी गेट आफ्टर पासिंग द नॉर्मल लाइट फ्रॉम अ पोलराइजर या निकोल प्रिज्म इज कॉल्ड PPL। वो लाइट जो हम निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद मिलता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। प्लेन से क्या लेना है इसमें? लाइट तो सीधी जाएगी ना। देखो सीधा लाइट तो उसमें भी आती है, आपके बल्ब से जो लाइट आती है वो सीधा आती है कि नहीं आती है? ऐसा तो नहीं है Yes, कि बीच sir. में टेढ़ा मेढ़ा लाइट आती हो। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमेशा। लेकिन वो निकली ना तो एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रही थी, वो हर डायरेक्शन में जा रही थी, सीधा सीधा। आप ऐसे देखो कि आपके पास एक टॉर्च है, नॉर्मल टॉर्च। तो नॉर्मल टॉर्च में थोड़ा सा ना इधर उधर डाइवर्जन होता है। अब मान लो आपके पास एक टॉर्च है जिससे आप लाइट जलाते हो, सीधा सीधा जाता है एकदम, मतलब वो चारों तरफ फैल नहीं रहा, सीधा सीधा जहां से निकला वो चारों तरफ जा रहा है।
तो वो एक प्लेन में चल रहा है एक डायरेक्शन में कि सभी डायरेक्शन में? सभी डायरेक्शन। नहीं, अगर आप टॉर्च को ऐसे पकड़ते हो इधर, और इससे अगर आप लाइट जलाओगे तो लाइट हमेशा ऐसे जाएगी, ऐसे हाँ जाएगी, कि चारों तरफ ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जाएगी? सर, तो सीधे जाएगी ना। सीधा जाएगी। तो जब लाइट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर्टिकुलर प्लेन में केवल चलेगी तो उसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और ये अच्छा। तो आप भी जानते हो कि जो नॉर्मल लाइट हमारे बल्ब से निकलती है वो सीधा सीधा नहीं जा रही है। अगर सीधा सीधा जाती तो अगर वह आपकी ओर फेस करते बल्ब का तो लाइट निकल के सिर्फ आपके ऊपर आती, न कि वो चारों तरफ लेकिन यहाँ पे फैलती रूम में। प्लेन, हाँ, प्लेन का क्या मतलब रूल है? प्लेन का मतलब डायरेक्शन। अब मान लो लाइट ऐसे आ रही है, ये सोर्स है, और हम्म, अगर लाइट सिर्फ ऐसे जाती है ऊपर और नीचे तो देखो ध्यान से, एक प्लेन बनेगा। ये कौन सी एक्सिस थी? एक्स। ये कौन सी एक्सिस है? वाई। देखो एक्स और वाई मिलके एक प्लेन बना लेंगे। अगर हाँ। आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि जब दो एक्सिस आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनता है? प्लेन बनता है। यस सर। आ गया समझ में अब? हम्म, हाँ, चलो फटाफट आप इसको पढ़ लो एक बार, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए नॉर्मल लाइट है, ये किसी एक प्लेन में आ गया है, इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। किससे पास किया गया होगा? पोलराइजर से। पोलराइजर कौन होता है? निकोल नहीं। प्रिज्म। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। चलिए ये भी पढ़ लीजिए, दोनों डेफिनेशन है बस, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अब ऑप्टिकल एक्टिविटी। हमें प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। अब हम किसको सीखने जा रहे हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी को। अब समझिएगा, मेरे पास मान लें एक नॉर्मल लाइट थी, यानी कि ये क्या होगा? सभी डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, फिर हमने इसको पास किया, किससे पास किए होंगे? निकोल नहीं। प्रिज्म से। ये क्या करेगा? इसको किसी एक पर्टिकुलर पोलराइज। प्लेन में लेके आएगा। हाँ, पोलराइज करेगा। मान ले ये ऐसे कर दिया इसको, सिंपल सा, ठीक है। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने क्या किया ना, इसको एक सॉल्यूशन से पास किया। एक कंटेनर लिया मैंने जिसके अंदर एक सॉल्यूशन था, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन था, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, आप कुछ भी ले सकते हो। अब देखो, ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड क्या कर सकता है? हो सकता है ये जो लाइट हमें मिली है, कौन सी वाली? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, इसको कहीं ना कहीं घुमा दे थोड़ा बहुत, या तो जैसा था वैसा ही पास कर दे। क्या दो ही कंडीशन है? यहां से इसकी हेल्प से हमने ये बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइट को वापस से एक सॉल्यूशन से पास करते हैं। ये सॉल्यूशन कुछ भी है, मान ले कोई एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है। तो दो केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस ये पॉसिबल है कि लाइट यहाँ पर जैसा था वैसा ही मिल जाए, मतलब इस सॉल्यूशन से पास करने पर इसके ऊपर कोई फर्क न पड़ा हो। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लग रहा है फिर आवाज कट रही है। देखिए मैं क्या कर रहा था कि ये नॉर्मल लाइट है, मैंने इसको पास किया किससे? निकोल प्रिज्म से। अब ये लाइन कैसी हो चुकी है? प्लेन पोलराइज्ड। अब मुझसे रहा नहीं गया ना, मैंने कहा कुछ और भी करते हैं। मैंने इस प्लेन पोलराइज लाइट को एक सॉल्यूशन से पास किया है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, पहले ये बात करते हैं। क्या हो सकता है लाइट पास करने के बाद भी ये लाइट जैसा था वैसे ही रहा हो? बोले। सर प्रिज्म के बाहर निकलेगा तो पोलराइज होगा। हाँ, मैंने यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया हमको, ये बन गया ना। अब मैं ये जो लाइट है
इस लाइट को एक सॉल्यूशन से पास करता हूँ, कोई भी सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो क्या इस बात का चांसेस है कि ये लाइट जैसा था वैसा ही रह जाए? चांसेस है कि नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ मैं ये कह रहा था कि मान लो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट मिली है मुझे, मैं इसको किसी एक सॉल्यूशन से पास करूं, तो क्या हो सकता है कि वो सॉल्यूशन से पास करने के बावजूद ये लाइट जैसी थी वैसे ही मिल जाए हमें, सेम? दो ही कंडीशन होगी, या तो सेम मिलेगी या तो क्या मिलेगी फिर हमें, डिफरेंट। ये हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन था, मैंने इससे एक लाइट पास की, सर वॉइस कंप्लीट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा था कि ये जो लाइट हमें मिली है प्लेन पोलराइज लाइट, ये वाली, हम इसको एक सॉल्यूशन से पास करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि ये सॉल्यूशन से पास होने के बावजूद ये सेम रह जाए, मतलब इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ये भी हो सकता है कि सॉल्यूशन से पास करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आ जाए। बोलो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? देखिए मैं ये कह रहा था कि जब हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे एक सॉल्यूशन से, तो हो सकता है ये लाइट जैसा था वैसा ही मिल जाए, या तो थोड़ा सा अलग मिले। यही दो कंडीशन हो सकता है कि और कोई कंडीशन बन सकता है इसमें? हाँ दो ही बनेगा। यही दो होगा, या तो जैसा था वैसा मिलेगा या तो चेंज होगा। अब चेंज होगा तो अलग अलग चेंज होगा, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। जब ये सब्सटेंस जिसे पास करने के बाद लाइट पे कोई चेंज नहीं आया, इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। हाँ बोलिए। जो पोलराइज लाइट है हाँ वो मतलब पूरे प्लेन पे फैली हुई है या फिर मतलब एक लेयर की बीम की तरह है? नहीं, एक प्लेन में पूरी है वो, सीधी से लाइन की तरह मान लो एक। पूरा फैला हुआ हाँ है बीम की तरह ना? हाँ, बीम की तरह एकदम, ठीक है। सुने, ठीक है। मैंने क्या किया, एक नॉर्मल लाइट ली, पोलराइजर यूज किया, लाइट बन के मेरी प्लेन पोलराइज्ड। अब मैंने उसको एक सॉल्यूशन से पास किया, उस सॉल्यूशन से पास करने के बाद कैसे? अगर लाइट जैसी थी वैसी ही मिलती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो वो जो सॉल्यूशन है ना उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही दे दिया। बोले यही पढ़े थे हम लोग, अगर सर आपको याद होगा। आवाज नहीं सही है। एक सेकेंड एक सेकेंड,